हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासें चला रखी है। ठीक है, थ्योरी क्लासें में आधुनिक काल करने लग रहे हैं। प्रकरण 1, 2, 3 मैंने आपको करवा दिया था आधुनिक काल का। आज प्रकरण 4 करेंगे। ठीक है, और सभी बच्चे शुरू से लेकर अंत तक क्लास में जरूर से जरूर जुड़े रहे। ठीक है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को भी भाई सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। प्रकरण 4, नई धारा, तृतीय उत्थान, वर्तमान काव्य धारा, संवत 1975 से शुक्ल जी के समय तक। ठीक है, तो प्रकरण 4 में ठीक है, जो नई धारा, तृतीय उत्थान, वर्तमान काव्य धाराएं हैं वो हम करेंगे। इस प्रकरण में 5 प्रकार के कवियों का वर्णन हुआ है, जो इस प्रकार है। वे कवि जो खड़ी बोली कविता जिस रूप में चल रही थी उससे असंतुष्ट होकर द्वितीय उत्थान के समाप्त होने से कुछ पहले ही खड़ी बोली काव्य का कल्पना का नया रूप रंग देने वही देखते हैं आगे देने और उसे अधिक अंतर्भाव व्यंजक बनाने में प्रवृत्त हुए, जिनमें मुख्य थे मैत्री शरणगुप्त, मुकुटधर पांडे और बद्रीनाथ भट्ट। इस कड़ी में श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का उल्लेख भर हुआ, अभी थोड़ा बहुत उल्लेख हुआ है। ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का। पूर्व से चली आती ब्रज भाषा काव्य परंपरा के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्री वियोगी हरि और दुलारे भार्गव का उल्लेख इस कड़ी में हुआ है। ठीक है, देखो ब्रज भाषा के कवि में बताए गए कौन कौन है। जगन्नाथ दास रत्नाकर है, वियोगी हरि है और दुलारे भार्गव है। ठीक है, इनका उल्लेख भी इसमें हुआ है प्रकरण 4 में। तो आपको ध्यान रखना किस किस का उल्लेख इसमें हुआ है। द्विवेदी काल में प्रवृत्त खड़ी बोली की काव्य धारा के कवि, जिसके अंतर्गत ठाकुर गोपाल चरण सिंह, अनूप शर्मा, श्री जगदम्बा प्रसाद हितैषी, श्री श्याम नारायण पांडे, पुरोहित प्रताप नारायण और तुलसी राम शर्मा यानी दिनेश का उल्लेख हुआ है। ठीक है, द्विवेदी काल के भी कवियों का इनमें बता दिया है किस किस कवि का इसमें उल्लेख हुआ है प्रकरण 4 में, तो आपको ध्यान रखना है। छायावाद काव्य धारा के कवि, जिनमें प्रमुख है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा। इसके अतिरिक्त इस वर्ग के कवियों में मोहनलाल महतो वियोगी, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल अंचल का उल्लेख भर किया गया है। ठीक है, देखो भाई काफी उल्लेख तो किन किन का हुआ है। जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रानंदन पंत का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, महादेव वर्मा का, और इसके अतिरिक्त मोहनलाल महतो, ठीक है, वियोगी जो है, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल अंचल का उल्लेख भाई थोड़ा सा ही हुआ, यानी उल्लेख भर यानी थोड़ा बहुत हुआ है। सचन धारा के कवि, इस धारा के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरणगुप्त, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, ठाकुर गुरु बख्श सिंह और उदय भट्ट का भी उल्लेख हुआ है। सचन धारा के कवि इनमें बताए गए हैं। इनमें किस किस का उल्लेख हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी का हुआ, सियाराम शरणगुप्त का हुआ, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन का हुआ, सुभद्रा कुमारी चौहान का हुआ, हरिवंश राय बच्चन का हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर का हुआ है, ठाकुर गुरु बख्श सिंह का हुआ, उदय शंकर भट्ट का उल्लेख हुआ है। ये प्रकरण 4 के अंतर्गत आएंगे आधुनिक काव्य। आगे है इसके इतर इस प्रकरण में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के साहित्यिक योगदान का विश्लेषण किया गया है। साथ ही खड़ी बोली में शिल्प और शैलीगत बदलाव को भी रेखांकित किया गया है। छायावाद की चर्चा के क्रम में कलावाद, अभिव्यंजनावाद आदि के प्रभाव की भी चर्चा की गई। ये सभी किसमें हुआ है, प्रकरण 4 के अंतर्गत हुई है ये बातें। बदलती परिस्थितियां देखते हैं। तृतीय उत्थान में आकर परिस्थितियां बहुत बदल गई। आंदोलन ने सक्रिय रूप धारण किया और गांव गांव में राजनीतिक और आर्थिक परतंत्रता के विरोध की भावनाएं जगाई। सरकार से कुछ मांगने के स्थान पर अब कवियों की वाणी देशवासियों को ही स्वतंत्रता देवी की वेदी पर बलिदान होने को प्रोत्साहित करने लगी। अब जो आंदोलन चले वे सामान्य जन समुदायों को भी साथ लेकर चले। इससे उनके भीतर अधिक आवेश और बल का संचार हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई कि आंदोलन संसार के और भागों में चलने वाले आंदोलनों के मेल में लाए गए। इससे ये शोध की एक सार्वभौम धारा की शाखाओं से प्रतीत हुए। वर्तमान सभ्यता और लोक की घोर आर्थिक विषमता से जो असंतोष का ऊंचा स्वर पश्चिम में उठा, उसकी गूंज यहाँ भी पहुंची गई। आगे है शोषक साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन के अतिरिक्त यहाँ भी किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, अछूत आंदोलन इत्यादि कई आंदोलन एक विराट परिवर्तनवाद के नाना व्यवहारिक अंगों के रूप में चले गए। ठीक है, शोषण साम्राज्यवाद के विरुद्ध चले थे ये। ठीक है, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन और अछूत आंदोलन। श्री रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी आदि कई कवियों की वाणी द्वारा ये भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन प्रतिध्वनित हुए। आगे देखते हैं। ऐसे समय में कुछ ऐसे भी आंदोलन दूसरे देशों की देखा देखी खड़े होते हैं, जिनकी नौबत वास्तव में नहीं आई रहती। यूरोप के देश जब बड़े बड़े कल कारखानों से भर गए और जनता का बहुत सा भाग उसमें लग गया, तब मजदूर आंदोलन की नौबत आई गई। ठीक है, मजदूर आंदोलन की भी नौबत आ गई थी। यहाँ अभी कल कारखाने केवल चल खड़े हुए और उनमें काम करने वाले थोड़े से मजदूरों की दशा खेत में काम करने वाले करोड़ों अच्छे किसानों की दशा में कहीं अच्छी है। पर मजदूर आंदोलन साथ लग गया
जो कुछ हो, इन आंदोलनों का तिरव सवर हमारी काव्यवाणी में सम्मिलित हुआ है। आगे है, जीवन के कई क्षेत्रों में जब एक साथ परिवर्तन के लिए पुकार सुनाई पड़ती है, तब परिवर्तन एक वाद का व्यापक रूप धारण करता है और वह बहुतों के लिए सब क्षेत्रों में समतः एक चरम साध्य बन जाता है। क्रांति के नाम से परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई। इस कामना के साथ साथ कहीं कहीं प्राचीन के स्थान पर नवीन के दर्शन की उत्कंठा भी प्रकट हुई गई। ये सभी प्रकरण 4 के अंतर्गत हुआ, ये आपको ध्यान रखना है भाई, और पूछा जाता है पेपर में। सब बातों में परिवर्तन ही परिवर्तन, यही कामना कहाँ तक वर्तमान परिस्थिति के स्वतंत्र पर्यालोचन का परिणाम है और कहाँ तक केवल अनुकृत है, नहीं कहा जा सकता। इतना अवश्य दिखाई पड़ता है कि इस परिवर्तनवाद के प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक हो जाने से जगत और जीवन के स्वरूप की यह अनुभूति ऐसे कवियों में कम जग पाएगी, जिसकी व्यंजना काव्य को दीर्घायु प्रदान करती है। खड़ी बोली पर विचार करते हुए शुक्ल जी ने अपने विचारों को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। ठीक है, खड़ी बोली पर विचार करते हुए जो रामचंद्र शुक्ल जी उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, देखते हैं। हिंदी में खड़ी बोली के पद्य प्रवाह के लिए 3 रास्ते हैं। एक जो हिंदी है, इसमें खड़ी बोली के पद्य प्रभाव के लिए 3 रास्ते हैं। एक तो उर्दू या फारसी की बहों का, संस्कृत के वृत्तों का और हिंदी के छंदों का। ये 3 रास्ते बताए हैं भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी में खड़ी बोली के पद्य प्रभाव के। प्रथम मार्ग का अवलंबन तो मैं निराशय या आलस्य समझता हूँ, वह हिंदी काव्य का निकला हुआ अपना मार्ग नहीं है। आगे देखते हैं। संस्कृति के वृणवृत्तों का माधुर्य अत्यंत दुर्लभ है, पर उनमें भाषा इतनी जकड़ जाती है कि वह भावधारा के मेल में पूरी तरह स्वच्छंद होकर नहीं चल सकती। संस्कृत पदावली के अधिक समावेश से खड़ी बोली की स्वाभाविक गति के प्रसार के लिए अवकाश कम रहता है। तात्पर्य यह है कि संस्कृत पदावली का अधिक आश्रय लेने से खड़ी बोली के मंजने की संभावना दूर ही रहेगी। काफी महत्वपूर्ण कथन, और किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा भाई। खड़ी बोली का पूर्ण सौष्ठव के साथ मंजना तभी कहा जाएगा जब पद्यों में उसकी अपनी गतिविधि का पूरा समावेश हो, वाक्य सफाई के साथ बैठे तथा वह हिंदी के प्रचलित छंदों में स्वाभाविक गति से खप सके। भाषा का इस रूप में परिमार्जन उन्हीं के द्वारा हो सकता है जिनका हिंदी पर पूरा अधिकार है, जिन्हें उसकी प्रकृति की पूरी परख है। हिंदी भी एक भाषा है जो आते जाती रहती है। क्या भी? हिंदी भी एक भाषा जो आती जाती रहती है, आपको ध्यान रखना है। रामचंद्र शुक्ल जी के ही कथन है। आगे देखते हैं। नवीन छंदों के प्रयोग तथा अतुकांत रचना यानी तुक भी ऐसी कोई अनिवार्य वस्तु नहीं के संबंध में शुक्ल जी ने आपत्ति नहीं की, किंतु छंद मुक्त कविता को निराला से जोड़ते हुए से कवि वोल्ट हिटमैन की नकल कहा है। ठीक है, छंद मुक्त कविता को किससे जोड़ा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने निराला से, और उसे भाई कवि वोल्टन हिटमैन की नकल कहा है। ठीक है, पद्य व्यवस्था से मुक्त काव्य रचना वास्तव में पाश्चात्य ढंग के गीत काव्य के अनुकरण का परिणाम है। हमारे यहाँ संगीत में बंधी राग रागनियां हैं, पर यूरोप में कंपोज अपनी अलग अलग नाद योजना या स्वर मैत्री चलाया करते हैं। उस ढंग का अनुकरण पहले बंगाल में फिर हिंदी में हुआ भाई। इस संबंध में यही कहना है कि काव्य का प्रभाव केवल नाद पर अवलंबित नहीं। ये सभी कथन रामचंद्र शुक्ल जी के हैं और पेपर में पूछे जा सकते हैं, और कई कथन तो इसमें से पूछे गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण बुक में से मैं आपको करवाने लग रही हूँ, तो प्लीज़ आप शुरू से लेकर अंत तक क्लास जरूर देकर क्लास को शेयर भी करें। वस्तु विधान और अभिव्यंजना शैली में भी कई प्रकार की प्रवृत्तियां इस तृतीय उत्थान में प्रकट हुई, जिससे हमारा काव्य अनेक रूपता की ओर बढ़ा। किसी वस्तु में अनेक रूपता आना विकास का लक्षण है। यदि अनेकता के भीतर एकता का कोई एक सूत्र बराबर बना रहे, अतः काव्य तथा यदि बना रहे तो काव्य का अनेक रूप धारण करके भिन्न भिन्न शाखाओं में प्रभावित होना उसका विकास ही कहा जाएगा। तो ये सभी कथन रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। भारतेंदु युग से देखते हैं प्रकरण 4 के अंतर्गत क्या कुछ है। ठीक है, भारतेंदु युग है। काव्य को देश की बदलती हुई स्थिति और मनोवृत्ति के मेल में लाने के लिए भारतेंदु मंडल ने कुछ प्रयत्न किया, पर यह प्रयत्न केवल सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की ओर हृदय को थोड़ा प्रवृत्त करके रह गया। ठीक है, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति की ओर भी क्या है, हृदय को थोड़ा सा उन्होंने प्रवृत्त किया। राजनीति और सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली वाणी भी दब सी गई। उसमें न तो संकल्प की दृढ़ता और न्याय के आग्रह का जोश था। भारतेंदु युग के विषय में बताया जा रहा है यहाँ पे, न उल्टफेर की प्रबल कामना का वेग, स्वदेश प्रेम व्यंजित करने वाला यह स्वर अवसाद और खिन्नता का स्वर था, आवेश और उत्साह का नहीं। उसमें अतीत गौरव का स्मरण और वर्तमान हर्ष का वेदनापूर्ण अनुभव ही स्पष्ट था। आगे है, शासन की अव्यवस्था और अशांति के उपरांत अंग्रेजों के शांति में और रक्षापूर्ण शासन के प्रति कृतज्ञता का भाव भारतेंदु काल में बना हुआ था। इससे उस समय की देशभक्ति संबंधी कविताओं में राजभक्ति का स्वर प्राय मिला पाया जाता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण कथन है, पूछा जा सकता है। ये देश की दुख दशा का प्रधान कारण राजनीतिक समझते हुए भी उद्धार के लिए कवि भगवान को पुकारते मिलते हैं। सरकार पर रोष या असंतोष की वेदना उनमें नहीं मिलती है।
ठीक है भाई, अपने उद्धार के लिए क्या है, जो कवि है वो भगवान को पुकारते मिलती है, लेकिन सरकार पर ना तो वो रोष करते हैं ना अपने असंतोष की वेदना प्रकट करते हैं। आगे है, कुछ नूतन भावनाओं के समावेश के अतिरिक्त काव्य की परंपरागत पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन भारतेंदु काल में न हुआ। भाषा ब्रज भाषा ही रहने दी गई और उसमें और उसकी अभिव्यंजना शक्ति का विशेष प्रसार न हुआ। काव्य को बंधी हुई प्रणालियों से बाहर निकालकर जगत और जीवन के विविध पक्षों की मार्मिकता दिखाने की भी प्रवृत्ति न दिखाई पड़ी वही भारतेंदु युग में। तो ये भारतेंदु युग के विषय में थे और ये प्रकरण 4 के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल जी के ने ये भी सभी कहे हैं। अब द्विवेदी युग के विषय में, द्विवेदी युग द्वितीय उत्थान भाई, द्विवेदी युग को क्या कहा गया है, द्वितीय उत्थान कहा गया है। द्विवेदी जी सरस्वती के संपादक काल में कविता में नयापन लाने के बराबर इच्छुक रहे। ठीक है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है वो सरस्वती के संपादन काल में, ठीक है, इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था और उसके काल में कविता में क्या है, नयापन लाने के बराबर इच्छुक रहे। नयापन लाने के लिए वे नए नए विषयों का नयापन या नाना तत्व प्रधान समझते रहे और छंद पदावली अलंकार आदि का नयापन उसका अनुगामी था। द्विवेदी जी का कथन है, तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक अनुप्रास आदि ढूंढने से कवियों के विचार स्वतंत्रता में बाधा आती है तथा कविता के बिगड़ने और उसकी सीमा परिमित हो जाने से साहित्य पर भारी आघात होता। काफी महत्वपूर्ण कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है, रचनाएं चाहे अधिकतर साधारण गद्य निबंधों के रूप में ही हुई हो पर प्रवृत्ति अनेक विषयों की ओर रही, इसमें संदेह नहीं। शैली में प्रगल्भता और विचित्रता चाहे न आई हो पर काव्य भूमि का प्रसार अवश्य हुआ है। ठीक है, द्विवेदी युग जो द्विवेदी काल है उसके विषय में ये है भाई, प्रकरण 4 के अंतर्गत द्विवेदी काल की देशभक्ति संबंधी रचनाओं में शासन पद्धति के प्रति असंतोष तो व्यंजित होता ही था, पर कर्म में तत्पर कराने का आत्म त्याग कराने वाला जोश और उत्साह बिल्कुल नहीं था भाई। तो ये द्विवेदी काल के विषय में था। अब अन्य देखते हैं। इस प्रकरण में वर्णित पहले प्रकार के कवि यानी पहले प्रकार के कवि कौन कौन है, मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे आदि के संबंध में लिखा है। क्या लिखा है इस प्रकरण में ये देखते हैं। ये कवि, और ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ध्यान रखना, ये कवि जगत और जीवन के विस्तृत क्षेत्र के बीच नई कविता का संचार चाहते थे। ये प्रकृति के साधारण असाधारण सब रूपों पर प्रेम दृष्टि डालकर उसके रहस्य भरे सच्चे संकेतों को परखकर भाषा को अधिक चित्रमय, सजीव एवं मार्मिक रूप देकर कविता का एक अकृत्रिम स्वच्छंद मार्ग निकाल रहे थे। अतः हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को विशेषतः मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। आगे है, ब्रज भाषा काव्य परंपरा के संबंध में लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं देखते हैं। ब्रज भाषा का जो काव्य परंपरा थी, ब्रज भाषा की काव्य परंपरा, इसके संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, हम नहीं चाहते और शायद कोई भी नहीं चाहेगा कि ब्रज भाषा काव्य की धारा लुप्त हो जाए। उसे यदि इस काल में भी चलना है तो वर्तमान भाव को ग्रहण करने के साथ ही साथ भाषा का भी कुछ परिष्कार करना पड़ेगा। उसे चलती ब्रज भाषा के अधिक मेल में लाना होगा। आगे देखते हैं। द्विवेदी काल में प्रवृत्त खड़ी बोले की काव्य धारा के संबंध में शुक्ल जी लिखते हैं। ठीक है, जो द्विवेदी काल है इसमें जो प्रवर्तित खड़ी बोली थी उसकी काव्य धारा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी क्या लिखते हैं देखते हैं। तृतीय उत्थान में आकर यह काव्य धारा कल्पनायुक्त, भावाविष्ट और अभिव्यंजनात्मक हुई। भाषा का कुछ दूर तक चलता हुआ सिंधित प्रसन्न और प्रांजल प्रवाह इस धारा की सबसे बड़ी विशेषता है। खड़ी बोली वास्तव में इसी धारा के भीतर मंजी है। ठीक है, किसमें, द्विवेदी काल में। दूसरी बात जो इस धारा के भीतर मिलती है हमारे यहाँ के प्रचलित छंदों या उनके भिन्न भिन्न योगों से संगठित छंदों का व्यवहार है। ज्ञान और काव्य का संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण है। विज्ञान और काव्य का संबंध, यह बात तो स्पष्ट है कि ज्ञान काव्य ही के संचरण के लिए रास्ते खोलता है। जो ज्ञान है ये काव्य के संचरण के लिए क्या है, रास्ते खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही हृदय प्रसार होता है। क्या भी, ज्ञान प्रसार के भीतर ही क्या है, हृदय का प्रसार होता है और हृदय प्रसार ही काव्य का सच्चा लक्ष्य है और जो हृदय का प्रसार है वो काव्य का सच्चा लक्ष्य है भी। अतः ज्ञान के साथ लगकर ही जब हमारा हृदय परिचालित होता है तभी काव्य की नई निर्मार्मिक अर्थभूमियों की ओर बहेगा। आगे है, ज्ञान को किनारे रखकर उसके द्वारा सामने लाए हुए जगत और जीवन के नाना पक्षों की ओर न बढ़कर यदि काव्य प्रवृत्त
होगा तो किसी एक भाव को लेकर अभिव्यंजना के वैचित्र्य प्रदर्शन में ही लगा रह जाएगा। इस दशा में काव्य का विभाव पक्ष शून्य होता जाएगा, उसकी अनेक रूपता सामने न आएगी। आगे देखते हैं। अनूप शर्मा के संबंध में लिखते हैं, भाषा के सरल प्रवाह के अतिरिक्त इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं अनूप शर्मा के विषय में, भाषा के सरल प्रभाव के अतिरिक्त इनकी सबसे बड़ी विशेषता है व्यापक दृष्टि, जिससे ये हमारे ज्ञान पथ में आने वाले अनेक विषयों को अपनी कल्पना द्वारा आकर्षक और मार्मिक रूप से रखकर काव्य भूमि के भीतर ले आए हैं। जगत के इतिहास, विज्ञान आदि द्वारा हमारा ज्ञान जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक हृदय को भी ले जाना आधुनिक कवियों का एक काम होना चाहिए। जगदम्बा प्रसाद हितैषी की प्रशंसा करते हुए रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, यदि खड़ी बोली की कविता आरंभ में ऐसी ही सजीवता के साथ चली होती जैसी इनकी रचनाओं में पाई जाती है तो उसे रूखी और नीरस कोई न कहता। आगे है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी कविता में छायावाद का उद्भव रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं जो अधिकतर पाश्चात्य ढांचे का आध्यात्मिक रहस्यवाद लेकर चली थी। ठीक है, किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर की कविता क्या थी? पाश्चात्य ढांचे का आध्यात्मिक रहस्यवाद लेकर चली हुई थी वह इनकी कविताएं, तथा ईसाई मत के छायाभास यानी फेटमाटा के प्रभाव स्वरूप माना है वह। आगे है, छायावादी कविताओं का संबंध बांग्ला से जोड़ते हुए वह लिखते हैं, यह पेपर में पूछा जा चुका है भाई पहले कथन। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, छायावादी कविता के संबंध बांग्ला से जोड़ते हुए लिखते हैं, ईसाई संतों के छाया भाषा यानी फैंटामाटा तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में परिवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद यानी सिम्बलिज्म के अनुकरण पर रची जाने के कारण बांग्ला में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगी। यह वाद क्या प्रकट हुआ, एक बने बनाए रास्ते का दरवाजा सा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बारगी झुक पड़े गए। कई कवि एक साथ रहस्यवाद और प्रतीकवाद या चित्र भाषा को ही एकांत ध्येय बनाकर चल पड़े। चित्र भाषा या अभिव्यंजन पद्धति पर ही जब लक्ष्य टिक गया तब उसके प्रदर्शन के लिए लौकिक या अलौकिक प्रेम का क्षेत्र ही काफ़ी समझा गया। इस बंधे हुए क्षेत्र के भीतर चलने वाले काव्य ने छायावाद का नाम ग्रहण किया। आगे देखते हैं, छायावाद को हिंदी कविता का स्वाभाविक विकास ने मानते हुए वे लिखते हैं, यह अपना क्रम से बनाया हुआ रास्ता नहीं था। इनका दूसरे साहित्य क्षेत्र में प्रकट होना, कई कवियों पर इस पर एक साथ चल पड़ना और कुछ दिनों तक इसके भीतर अंग्रेजी और बांग्ला की पदावली का जगह जगह जो का त्यों अनुवाद रखा जाना, ये बातें मार्ग की स्वतंत्र उद्भावना नहीं सूचित करती गई। आगे हैं, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार की व्यंजना करता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। छायावाद का सामान्य अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन गई। आगे, छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। ठीक है, इतिवृत्तात्मकता को क्या कहा है? द्विवेदी काल की रूखी, ठीक है, प्रतिक्रिया, ठीक है, इसके रूप में हुआ था, प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। अतः इस प्रतिक्रिया का प्रदर्शन हम छायावाद में प्रयुक्त भाषा और शैली पर देख सकते हैं। आगे देखते हैं, छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। उसमें भाववेश की आकुलता, व्यंजना, लाक्षणिक वैचित्र्य, मूर्त प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्रता, विरोध, चमत्कार, कोमल पद विन्यास इत्यादि काव्य का स्वरूप संगठित करने वाली प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ी गई। छायावाद के विषय में सारे कथन। छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य, वस्तु विन्यास की विश्रृंखला, चित्रमय भाषा और मधुमेह कल्पना को साध्य मानकर चले गए।
छायावाद की सीमाओं को रेखांकित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा। ठीक है, छायावाद की सीमाओं को रेखांकित करते हुए रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या लिखा देखते हैं। शैली की इन विशेषताओं की दुरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि न रही। उसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थभूमि या वस्तु भूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया, विभाव पक्ष तथा शून्य अथवा निर्दिष्ट रह गया। इस प्रकार प्रश्नोन्मुख कार्य क्षेत्र बहुत कुछ संकुचित हो गया। असीम और अज्ञात प्रीतम के प्रति अत्यंत चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार के प्रमोदगार तक ही काव्य की गतिविधि प्राय बंद गई। समन्वित विशाल भावनाओं को लेकर चलने की ओर ध्यान न रहा भी छायावाद में। छायावाद का रूप रंग खड़ा करने वाले कवियों के संबंध में अंग्रेजी या बांग्ला की समीक्षाओं से उठती हुई इस प्रकार की पदावली का कोई अर्थ नहीं कि इन कवियों के मन में एक आंधी उठ रही थी जिसमें आंदोलित होते हुए वे उड़े जा रहे थे। एक नूतन वेदना की झटपटाहट थी जिसमें सुख की मीठी अनुभूति भी लुकी हुई थी। वे रूढ़ियों के भार से दबी हुई युग की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति के लिए हाथ पैर मार रही थी। आगे है, न कोई आंधी थी, न कोई तूफान, न कोई कसक थी, न वेदना, न प्रातः युग की नाना परिस्थितियों का हृदय पर कोई नया आघात था और उसका आहत नाद। इन बातों का कुछ अर्थ तब हो सकता था जब काव्य का प्रवाह ऐसी भूमियों की ओर मुड़ता जिन पर ध्यान न दिया गया रहा होता है। आगे, छायावाद के पहले नए नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही थी। कसर थी तो आवश्यक और व्यंजक शैली की, कल्पना और संवेदना के अधिक योग की। तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। भी क्या था लक्ष्य, क्या था उसका आकांक्षा का लक्ष्य क्या था, छायावाद की आकांक्षा का लक्ष्य क्या परिणाम था भाई, लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था जो धीरे धीरे अपने स्वतंत्र ढर्रे पर श्री मैथिली शरण गुप्त, श्री मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा हो रहा था। आगे है, छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक होने के कारण हमारा वर्तमान काव्य प्रसंगों की अनेक रूपता के साथ नई नई अर्थभूमियों पर कुछ दिनों तक बहुत कम चल पाया। इस प्रकरण में छायावाद पर कलावाद, अभिव्यंजनावाद आदि काव्य आंदोलनों के प्रभाव की चर्चा शुक्ल जी ने की है। उन्होंने कलावाद और अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में लिखा है। देखते हैं कलावाद और अभिव्यंजनावाद के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कुछ लिखा है। कुछ दिन कलावाद की धूम रही और कहा जाता रहा कला का उद्देश्य कला ही है। क्या भी कला का उद्देश्य कला ही है, किसने कहा, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, ध्यान रखना है। इस जीवन के साथ काव्य का कोई संबंध नहीं, उसकी दुनिया ही और है। किसी काव्य के मूल का निर्धारण जीवन की किसी वस्तु के मूल्य के रूप में नहीं हो सकता। काव्य तो एक लोकातीत वस्तु है। कवि एक प्रकार का रहस्यदर्शी यानी सीयर या पैगंबर है। कवि को क्या कहा है, एक प्रकार का रहस्यदर्शी सीयर या पैगंबर है। किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है छायावाद में जो कवि थे उनके विषय में। अभिव्यंजनावाद को लेकर बताया गया कि काव्य में वस्तु या वर्ण विषय कुछ नहीं, जो कुछ है वह अभिव्यंजना के ढंग का अनूठापन है। छायावाद के विषय में कथन है रामचंद्र शुक्ल जी के। आगे है, इन वादों के अनुसार काव्य का लक्ष्य उसी प्रकार सौंदर्य की सृष्टि या योजना कहा गया है जिस प्रकार बेलबुटे या नक्काशी का कवि कल्पना प्रत्यक्ष जगत से अलग एक रमणीय स्वपन घोषित किया जाने लगा और कवि सौंदर्य भावना के मद में झूमने वाला एक लोकातीत जीव है। आगे है, छायावाद पर कलावाद एवं अभिव्यंजनावाद का प्रभाव। ठीक है, क्या कुछ प्रभाव पड़ा देखते हैं। छायावाद की कविता पर कल्पनावाद, कलावाद, अभिव्यंजनावाद आदि का भी प्रभाव ज्ञात या अज्ञात रूप में पड़ता रहा है। कलावाद और अभिव्यंजनावाद का पहला प्रभाव यह दिखाई पड़ा कि काव्य में भावानुभूति के स्थान पर कल्पना का विधान ही प्रधान समझा जाने लगा और कल्पना अधिकतर अप्रस्तुतों की योजना करने तथा लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और विचित्रता लाने में ही वृत्त हुई।
दूसरा प्रभाव यह देखने में आया कि अभिव्यंजना प्रणाली या शैली की विचित्रता ही सब कुछ समझी गई। नाना अर्थ भूमियों पर काव्य का प्रसार रुक सा गया। आगे देखते हैं। प्रेम क्षेत्र कहीं आध्यात्मिक व कहीं लौकिक के भीतर ही कल्पना की चित्र विद्यायनी क्रीड़ा के साथ प्रकांड वेदना औतस्य सुख के उन्माद आदि की व्यंजना तथा क्रीड़ा हुई। प्रिय के कपोलों पर की ललाई, हाव भाव, मधुर श्राव, अश्रु प्रभाव इत्यादि के रंगीले वर्णन करके ही अनेक कवि अब तक पूर्ण तृप्त दिखाई देते हैं। जगत और जीवन के नाना मार्मिक पक्षों की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। आगे है भाई, बहुत से नए रसिक प्रशब्द गंधयुक्त चिपचिपाती और भिन्न भिन्नाती भाषा को ही सब कुछ समझने लगे हैं। लक्षण शक्ति के सहारे अभिव्यंजना प्रणाली या काव्य शैली का अवश्य बहुत अच्छा विकास हुआ, पर अभी तक कुछ बंधे हुए शब्दों की रूढ़ी चल रही है। आगे है, कलावाद के प्रसंग के बारे में आने वाले सौंदर्य शब्द के कारण बहुत से कवि बेचारी सड़क की अप्सराओं को पर लगाकर कोकाफ की परिया या बहिशत के फरिश्ता की तरह उड़ाते हैं। सौंदर्य चयन के लिए इंद्रधनुषी बादल, उषा विकच कलिका, पराग सौरभ, स्मित आनंद, अधर पल्लव इत्यादि बहुत ही सुंदर और मधुर सामग्री प्रत्येक कविता में जुटाना आवश्यक समझते हैं भाई। आगे देखते हैं। कलावाद के प्रभाव की सीमाओं को रेखांकित करते हुए लिखते हैं, खैरियत यह हुई कलावाद की उस रसवर्जनी सीमा तक लोग नहीं बढ़े जहाँ यह कहा जाता है कि रसानुभूति के रूप में किसी प्रकार का भाव जगाना तो वक्ताओं का काम है। कलाकार का काम तो केवल कल्पना द्वारा बेल बूटे या बारात की फुलवारी की तरह ही की शब्दमयी रचना खड़ी करके सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न करना है। आगे देखते हैं भाई। हृदय और वेदना का पक्ष छोड़ा नहीं गया। इससे काव्य के प्रकृत स्वरूप के तिरोभाव की आकांक्षा नहीं है, पर इसके प्रभाव स्वरूप वर्तमान काव्य का बहुत सा अंश एक बंधी हुई लीक के भीतर सिमट गया, नाना अर्थ भूमियों पर न जाने पाया भाई। छायावाद में प्रभाव, साम्य तथा प्रतीक। हमारे यहाँ साम्य मुख्यतः 3 प्रकार का माना गया है। जो साम्य है ये 3 प्रकार का माने गया है। सादृश्य, साधर्म्य और केवल शब्द साम्य। सादृश्य, साधर्म्य और शब्द साम्य। सादृश्य क्या है? रूप या आकार का साम्य। साधर्म्य गुण या क्रिया का साम्य। शब्द साम्य 2 विभिन्न वस्तुओं का एक ही नाम। इसमें सादृश्य और साधर्म्य ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों में प्रभाव साम्य छिपा मिलेगा। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। कहीं कहीं बाहरी सादृश्य या साधर्म्य अत्यंत अल्प या न रहने पर भी अभ्यंतर प्रभाव साम्य लेकर प्रस्तुतों का सन्निवेश कर दिया जाता है। ऐसे यह प्रस्तुत अधिकतर प्रतीकवर्तक यानी सिंबालिक होते हैं, जैसे सुख, आनंद, प्रफुल्लता, यौवन काल इत्यादि के स्थान पर उनके घोतक उषा, प्रभात, मधुकाल, प्रिया के स्थान पर मुकुल, प्रेमी के स्थान पर मधु, श्वेत या शुभ्र के स्थान पर कुंद, रजत, माधुर्य के स्थान पर मधु, दीप्तिमान या क्रांतिमान के स्थान पर श्रवण, विषाद या अवसाद के स्थान पर अंधकार, अंधेरी रात, संध्या की छाया, पतझड़, मानसिक आकुलता या शोभ के स्थान पर झंझा, तूफान, भावांतर के लिए झनकार, प्रभाव के लिए संगीत या मुरली का स्वर इत्यादि। अभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद की काव्य शैली की विशेषता है। ठीक है, क्या विशेषता बताई गई है? छायावाद की काव्य शैली की अभ्यंतर प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मकता पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास। ठीक है, ये छायावाद की काव्य शैली की विशेषता रहेगी। हिंदी काव्य परंपरा में अन्योक्ति पद्धति का प्रचार तो रहा है, पर लाक्षणिकता का एक प्रकार से अभाव ही रहा। केवल कुछ रूढ़ लक्षणाएं मुहावरों के रूप में कहीं कहीं मिल जाती थी। छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं। इससे उनमें
अनविति कम दिखाई पड़ती है। साम्य भावना का ही प्राचुर्य हम सर्वत्र पाते हैं। यह साम्य भावना हमारे हृदय का प्रसार करने वाली शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के गूढ़ संबंध की धारणा बंधाने वाली अत्यंत अपेक्षित मनोभूमि है। आगे है, प्रकृति अपने अनंत रूपों और व्यापारों के द्वारा अनेक बातों की गूढ़ या अगूढ़ व्यंजना करती रहती है। इस व्यंजना को न परख कर या न ग्रहण करके जो साम्य विधान होगा वह मनमाना आरोप मात्र होगा। मनमाने आरोप जिनका विधान प्रकृति के संकेत पर नहीं होता, हृदय के मर्म स्थल पर स्पर्श नहीं करते, केवल वैचित्र्य का कुतूहल मात्र उत्पन्न करके रह जाते हैं। छायावाद में प्रकृति चित्रण तथा स्त्री सौंदर्य के अंतर संबंध। ठीक है, देखते हैं भाई। ऐसा लगता है स्त्री के नाना अंगों के आरोप के बिना वे प्रकृति के किसी दृश्य के सौंदर्य की भावना ही नहीं कर सकते, पर सौंदर्य की भावना सर्वत्र स्त्री का चित्र चिपकाकर करना खेल सा हो जाता है। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है छायावाद में। उषा सुंदरी के कपोलों की ललाई, रजनी के रतन जटिल केस कलाप, दृग निश्वासन और अश्रुबंधुता को रूढ़ हो ही गए हैं। किरण, लहर, चंद्रिका, छाया, तितली सब अप्सराएं या परियां बनकर सामने आने पाती है। प्रकृति के नाना व्यापार भी चुंबन, आलिंगन, मधु ग्रहण, मधुदान, कामनी की क्रीड़ा इत्यादि में अधिकतर परिणित दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति की नाना वस्तुओं और व्यापारों का अपना अपना अलग सौंदर्य भी है, जो एक ही प्रकार की वस्तु या व्यापार के आरोप द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो सकता। छायावादी कविता में रहस्यवाद। देखते हैं भाई, छायावादी कविता में रहस्यवाद। आचार्य शुक्ल ने छायावादी कविता के भीतर रहस्यवाद को एक अनिवार्य अंग माना है। छायावादी रहस्यवाद को वह भारतीय काव्यधारा से अलगाते हैं। ठीक है, छायावादी जो रहस्यवाद है उसको रामचंद्र शुक्ल जी भारतीय काव्यधारा से अलगाते हैं भाई। वह लिखते हैं, यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, अज्ञेय और अव्यक्त को अज्ञेय और अव्यक्त ही रखकर काम वासना के शब्दों में प्रेम व्यंजना भारतीय काव्यधारा में कभी नहीं चली। यह स्पष्ट बात है। हमारे यहाँ यह भी था वह भी था कि प्रवृत्ति वालों को अच्छी नहीं लगती। इससे खिन्न होकर वे उपनिषद से लेकर तंत्र और योग मार्ग तक दौड़ लगाते हैं। उपनिषद में आए हुए आत्मा के पूर्ण आनंद स्वरूप के निर्देश, ब्रह्मानंद की अपरिमेयता को समझाने के लिए स्त्री पुरुष संबंध वाले दृष्टांत या उपमाएं योग के सहृदय कमल आदि की भावना के बीच से बड़े संतोष के साथ उद्धृत करते हैं। यह सब करने से पहले उन्हें ऊपर कही गई बातों का आशय समझना चाहिए। यह कौन कहता है कि मतांतरों की साधना के क्षेत्र में रहस्य मार्ग नहीं चले? योग रहस्य मार्ग, तंत्र रहस्य मार्ग, रसायन भी रहस्य मार्ग है, पर ये सब साधनात्मक है। प्रकृति भाव भूमि या काव्य भूमि के भीतर चले हुए मार्ग नहीं है। भारतीय परंपरा का कोई कवि मणिपुर, अनाहत आदि के चक्रों को लेकर तरह तरह के रंग महल बनाने में प्रवृत्त नहीं हुआ। भारतीय वाङ्मय में काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए वह आगे लिखते हैं। क्या लिखते हैं देखते हैं। संहिताओं में तो अनेक प्रकार की बातों का संग्रह है। ठीक है, संहिताओं में तो क्या है, अनेक प्रकार की बातों का संग्रह है। उपनिषद में ब्रह्मा और जगत आत्मा, ठीक है, एक मिनट देखते हैं, रुको आगे। उपनिषद में ब्रह्मा और जगत आत्मा और परमात्मा के संबंध में कई प्रकार के मत है। ठीक है, जो उपनिषद है इसमें ब्रह्मा, जगत आत्मा, परमात्मा के संबंध में कई प्रकार के मत है भाई। वे काव्य ग्रंथ नहीं हैं। उनमें इधर उधर काव्य का जो स्वरूप मिलता है वह ऐतरेय कर्मकांड, दार्शनिक चिंतन, सांप्रदायिक गुहा साधना, मंत्र तंत्र, जादू टोना इत्यादि बहुत सी बातों में उलझा हुआ है। विशुद्ध काव्य का निखरा हुआ स्वरूप पीछे अलग हुआ रामायण का आदि काव्य कहलाना साफ यही सूचित करता है। संहिताओं और उपनिषदों को कभी किसी ने काव्य नहीं कहा। शुक्ल जी छायावादी रहस्यवाद को कबीर के रहस्यवाद से जोड़ते हुए लिखते हैं। ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने छायावादी रहस्यवाद को कबीर के रहस्यवाद से जोड़ा है और लिखा है। कबीरदास किस प्रकार हमारे यहाँ के ज्ञानवाद और सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद को लेकर चले,
यह हमें पहले दिखा आए हैं। उसी भावात्मक रहस्य परंपरा का यह नूतन भावभंगी और लाक्षणिकता के साथ आविर्भाव है। बहुत रमणीय है, कुछ लोगों को अत्यंत रुचिकर है और यह और बात है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है भाई। पर्ण वासना का यह उद्गार आध्यात्मिक पर्दे में ही छिपा न रह सका। हृदय की सारी काम वासनाएं इंद्रियों के सुख विलास की मधुर और रमणीय सामग्री के बीच एक बंधी हुई रूढ़ी पर व्यक्त होने लगी। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला, वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत है। उसके आगे प्रतीकवाद या चित्र भाषावाद नाम की काव्य शैली के रूप में गृहीत होकर वह अधिकतर प्रेम गान ही करता रहा। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी के ही कथन है और ये कथन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक रहस्यवाद का नूतन रूप हिंदी में न आता तो शैली और अभिव्यंजना पद्धति की उक्त विशेषता यानी छायावादी काव्य की विशेषता क्रम से स्फुरित होती और उनका स्वतंत्र विकास होता। वह जगत यानी छायावादी कविता वह जगत और जीवन के जटिल स्वरूप से घबराने वालों का जी बहलाने का काम करती रही है। अब उसे अखिल जीवन के नाना पक्षों की मार्मिकता का साक्षात्कार करते हुए एक करीने के साथ रास्ता चलना पड़ेगा। इसके लिए उसे अपनी चपलता और भावभंगिमा का प्रदर्शन, क्रीड़ा कौतुक की प्रवृत्ति कुछ संयत करनी पड़ेगी। इस ऊंचे नीचे मरम पथ पर चित्रों का बहुत अधिक फालतू बोझ लादकर चलना भी वाणी के लिए उपयुक्त न होगा भाई। आगे हम देखते हैं जो छायावादी कवि हैं ये आ गए हैं भाई, इनको करेंगे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद झरना 1918 काव्य संग्रह के प्रथम संस्करण के संबंध में लिखते हैं। कौन लिखते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं। जो जयशंकर प्रसाद की झरना काव्य संग्रह है, ठीक है, इसके प्रथम संस्करण के संबंध में इन्होंने लिखा है जो 1918 में प्रकाशित हुआ था। झरना को 24 कविताओं में उस समय की नूतन पद्धति पर निकली हुई कविता में कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी। 24 कविताएं थी झरना के अंदर काव्य संग्रह, कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान जाता। किंतु दूसरे संस्करण जो 1927 में पुस्तक का रूप बदला गया, उसमें आधी से ऊपर 33 रचनाएं जोड़ी गई। देखो, पहले जो काव्य संग्रह जो प्रथम संस्करण आया था झरना का, उसमें वो कब प्रकाशित हुआ था? 1918 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 24 कविताएं थी। ठीक है, दूसरा संस्करण 1927 में आया और इसमें 33 रचनाएं थी। आपको ध्यान रखना है, इनमें पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन, व्यंजक, चित्र विधान सब कुछ मिल जाता है। जो 33 रचनाएं बताई है झरना काव्य के अंतर्गत, इनमें क्या है भाई? पूरा तो रहस्यवाद मिलता है, अभिव्यंजनावाद का अनूठापन भी देखने को मिलता है, व्यंजक भी मिलता है देखने को, चित्र विधान सब कुछ इन रचनाओं में मिलता है। जो 33 रचनाएं हैं, ठीक है, झरना के दूसरे संस्करण में जो 1924 में प्रकाशित हुई। प्रसाद जी में ऐसी मधुमेह प्रतिभा और ऐसी जागरूक भावुकता अवश्य थी कि उन्होंने इस पद्धति यानी अप्रस्तुत विधान, चित्रमयी भाषा और लाक्षणिक वैचित्र्य वाली पद्धति का अपने ढंग पर बहुत ही मनोरम विकास किया भाई। ठीक है, देखो रामचंद्र शुक्ल जी ने जो जयशंकर प्रसाद जी है उनकी कैसी मधुमेह प्रतिभा बताई है। ठीक है, मधुमेह प्रतिभा बताई है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। प्रसाद की रचनाओं में शब्दों के लाक्षणिक वैचित्र्य की प्रवृत्ति उतनी नहीं रही जितनी साम्य की दूरारूढ़ भावना की है। देखो भाई, इसके साथ साथ मैंने हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज PYQ की सीरीज चला रखी है, तो प्लीज़ आप वो भी देखें। वो भी हम आधुनिक काल उसमें कर रहे हैं, लेकिन आधुनिक काल में हम प्रयोगवाद उसमें करने लग रहे हैं PYQ के जरिए, और विद व्याख्या मैं आपको करवाने लग रही हूँ। तो प्लीज़ इस क्लास के साथ साथ आप वो भी क्लास देखें, आपका हिंदी साहित्य काफ़ी हद तक काफ़ी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जीवन के प्रेम विलास में मधुर पक्ष की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति होने के कारण वे उस प्रीतम के संयोग वियोग वाली रहस्य भावना में इसे स्वाभाविक रहस्य भावना से अलग समझना चाहिए, रमते प्राय पाए जाते हैं। आगे है प्रेमचर्या के शारीरिक व्यापारों और चेष्टा। देखो, जो कथन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, इसलिए मैं आपको ये प्रकरण करवा रही, नहीं तो मैं सीधी इनकी जो रचनाएं हैं वो करवा देती। भाई ये रचना इसकी है, ये इस लेखक की, ये इस लेखक की, बस, और उनकी प्रवृत्तियाँ करवा देती। छायावाद की विशेषता है, बस ये कंप्लीट हो जाता। लेकिन मैंने आपके लिए पूरी बुक उठाई है, क्योंकि हम अगर इनको पढ़े भी गए
ठीक है, मैं आपको करवाने लग रही हूँ, पढ़ के आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ जितना मेरे से हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसको दोबारा पढ़ोगे तो आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो जाएगा और पेपर में हम क्या है, अपना दिमाग क्या है, रिकवर कर लेगा इन क्वेश्चनों को, इन कथनों को, तो हम आसानी से पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे भाई। प्रेमचर्या के शारीरिक व्यापारों और चेष्टाओं जैसे अश्रु, स्वेद, चुंबन, परिलंब, लज्जा की दौड़ी हुई लाली इत्यादि, रंगरेलियों और अटखेलियों, वेदना की कसक और टीस इत्यादि की ओर इनकी दृष्टि विशेष जमती थी। इसी मधुमेही प्रवृत्ति के अनुरूप प्रकृति के अनंत क्षेत्र में भी वलरियों के दान, कलिकाओं की मंद मुस्कान, सुमनों के मधुपात्र पर मंडराते मलिंदों के गुंजार, सौरभह समीर की झपक लपक, प्राग मकरंद की लूट, उषा के कपोलों पर लज्जा की लाली, आकाश और पृथ्वी के अनुराग में परिभ्रम, रजनी के आंसू से भीगे अंबर, चंद्रमुख पर सरदन के सरकते अवगुठन, मधुमास की मधुवर्षा, झूमती मादकता इत्यादि पर अधिक दृष्टि जाती है भाई। जयशंकर प्रसाद की। आगे देखते हैं इनके विषय में सारी बातें हैं। एक है जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन्होंने किस प्रकार का काव्य छायावाद में लिखा है और छायावाद में जो इनके काव्य है उनके विषय में महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे दी है, तो प्लीज़ क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अतः इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखे चाहे तो यह कहे कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा जो यो कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही है। आंसू किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। आंसू को प्रसाद की पहली विशिष्ट रचना मानते हुए उसके संबंध में लिखा है। आंसू वास्तव में तो श्रृंगार है, श्रृंगारिक विप्लव के, जिनमें अतीत संयोग सुख की खिन्न स्मृतियां रह रहकर झलक मारती हैं, पर जहां प्रेमी की मादकता की बेसुधी में प्रियतम नीचे से ऊपर आते और संज्ञा की दशा में चले जाते, जहां हृदय की तरंगे उस अनंत कोने को नहलाने चलती है, वहां वे आंसू उस अज्ञात प्रीतम के लिए बहते जान पड़ते हैं। आगे है, वह आगे लिखते हैं, वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक सम्मिलित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता, पर अलग अलग लेने पर उक्तियों के भीतर बड़ी बड़ी रंजनकार्य कल्पना व्यंजक चित्रों का बड़ा अनूठा विन्यास, भावना की अत्यंत सुकुमार योजना मिलती है। प्रसाद जी की यह पहली काव्य रचना है जिसने बहुत लोगों को आकर्षित किया। किस काव्य रचना के विषय में बात हो रही है? आंसू के विषय में बात हो रही है, और ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है इनकी आंसू कविता के लिए। आगे है, अभिव्यंजना की प्रगल्भता और विचित्रता के भीतर प्रेम वेदना की दिव्य विभूति का विषम में उसके मंगलमय प्रभाव का, सुख और दुख दोनों का अपनाने की उसकी अपार शक्ति का और उसकी छाया में सौंदर्य और मंगल का भी आभास पाया जाता है। नियतिवाद और दुखवाद का भी विपन्न स्वर भी सुनाई पड़ता है। इस चेतना को दूर हटाकर मंद तंत्रा सौपन और असंज्ञा की दशा का आह्वान रहस्यवाद की एक स्वीकृति विधि है। इस विधि का पलायन आंसू से लेकर कामायनी तक हुआ है भाई। आगे है इनकी लहर रचना, जयशंकर प्रसाद की। लहर काव्य संग्रह को कई प्रकार की कविताओं का संग्रह कहा जाता है। लहर से कवि का अभिप्राय उस आनंद की लहर से है। ठीक है, जो लहर है इससे अभिप्राय क्या है? उस आनंद की लहर से जो मनुष्य के मानस में उठा करती है और उसके जीवन को सरस करती रहती है। उसे ठहराने की पुकार अपने व्यक्तिगत नीरस जीवन को भी सरस करने के लिए कही जा सकती है और अखिल मानव जीवन को भी। लहर में 4-5 रचनाएं ही रहस्यवाद की हैं, पर इसमें भी उस प्रियतम की आंख मिचौनी खेलना, दबे पांव आना, किरण उंगलियों से आंख मूंदना, प्रियतम की ओर अभिसार इत्यादि रहस्यवाद की सब सामग्री है। कहीं उस यौवन काल की स्मृतियां हैं इनमें जिनमें मधु का आदान प्रदान चलता था। कहीं प्रेम का शुद्ध स्वरूप यह कहकर बताया गया है कि प्रेम देने की चीज है, लेने की नहीं। पर इस पुस्तक यानी लहर से कवि अपने मधुमय जगत से निकल जाता और जीवन के कई पक्षों की ओर बढ़ा है। लहर में प्रसाद जी ने अपनी प्रगल्भ कल्पना के रंग में इतिहास के कुछ खंडों को भी देखा है। अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, ये सब अतीत के भीतर कल्पना के प्रवेश के उदाहरण हैं।
लहर में हम प्रसाद जी को वर्तमान और अतीत जीवन के प्रकृत ठोस भूमि पर अपनी कल्पना ठहराने का कुछ प्रयत्न करते पाते हैं। तो लहर जो काव्य संग्रह है, इनमें ये सभी रचनाएं हैं। अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला के प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, ठीक। और ये सभी क्या, जयशंकर प्रसाद की रचना जो लहर काव्य में संकलित है। आगे देखते हैं कि कमायनी के बारे में देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की जो कमायनी रचना है, इसके विषय में देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है ये। कमायनी किसी एक विशाल भावना को रूप देने के प्रयास का परिणाम है। इसमें उन्होंने यानी प्रसाद जी ने अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के रूप ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है। यह आनंदवाद वल्लभाचार्य के काय या आनंद के ढंग का न होकर तांत्रिकों और योगियों की अंतर्भूमि पद्धति है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कथन, तो प्लीज़ आप इसको याद रखना। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कमायनी के विषय में, और सारे रामचंद्र शुक्ल जी के कथन हैं, ठीक है। अगर दूसरे आलोचक के कथन आते हैं तो मैं आपको बताती रहती हूँ साथ साथ। कमायनी में उन्होंने नर जीवन के विकास में विभिन्न विभिन्न भावात्मक वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित करके मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। रूपक की भावना के अनुसार श्रद्धा, विश्वास समन्वित रागात्मक वृत्ति है और ईड़ा व्यावसायिकता बुद्धि। कवि ने श्रद्धा को मुद्रता, प्रेम और करुणा को परिवर्तन करने वाली और सच्चे आनंद तक पहुंचाने वाली चित्रित किया है। ईड़ा या बुद्धि अनेक प्रकार के वर्गीकरण और व्यवस्थाओं में प्रवृत्त करती हुई कर्मों में उलझाने वाली चित्रित की गई है, ठीक है। जो कवि है उन्होंने श्रद्धा को मुद्रता, प्रेम और करुणा का परिवर्तन करने वाली, सच्चे आनंद तक पहुंचाने वाली चित्रित किया भाई श्रद्धा को। और ईड़ा या बुद्धि, ठीक है, ईड़ा को बुद्धि अनेक प्रकार के वर्गीकरण और व्यवस्थाओं में प्रवृत्त करती हुई कर्मों में उलझाने वाली चित्रित की है। कमायनी में चिंता, बुद्धि, मति या मनीषा का ही रूप कही गई है। इससे आरंभ में ही बुद्धिवाद के विरोध का किंचित आभास मिल जाता है। कमायनी के अंत में मनु को त्रिदिक विश्व के प्रतिनिधि अलग अलग 3 आलोक बिंदु दिखाई पड़ते हैं, जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया कर्म के केंद्र हैं। पहले इच्छा का मधु, मादकता और अंगड़ाई वाला माया राज्य है, जहाँ चीर बसंत का उद्गम भी है और पतझड़ भी। फिर कर्म का श्यामल लोक आमने सामने आता है, जो धुएं सा धुंधलाता है, जहाँ भर विश्राम नहीं और संघर्ष और विफलता का कोलाहल रहता है। सबसे पीछे ज्ञान क्षेत्र आता है, जहाँ सदा बुद्धि चक्र चलता रहता है, सुख दुख से उदासीनता रहती है। यहाँ केवल प्राय मोक्ष या छुटकारा भर मिलता है, तृप्ति, आनंद नहीं। अंत में इन तीनों ज्योतिर्मय बिंदुओं को दिखाकर श्रद्धा कहती है, क्या कहती है देखते हैं, कि यही त्रिपुर है। इसमें इच्छा, कर्म और ज्ञान एक दूसरे से अलग अलग अपने केंद्र पर ही बने हुए हैं। इनका परस्पर न मिलना ही जीवन की असली विडंबना है, ठीक है। ज्ञान अलग पड़ा है, कर्म अलग पड़ा है, अतः इच्छा पूरी कैसे हो सकती है। ग्रंथ के अंत में जो हृदय, बुद्धि और कर्म के मेल या सामंजस्य का पक्ष रखा गया है वह बहुत समीचीन है। अपने कई निबंधों में हम जगत की वर्तमान अशांति, अव्यवस्था का कारण इसी सामंजस्य का अभाव कह चुके हैं, पर इस सामंजस्य का स्वर हम कमायनी में और कहीं नहीं पाते हैं। आगे देखते हैं। श्रद्धा ईड़ा के मध्य श्रद्धा को श्रेष्ठ दिखाने के संबंध में लिखते हैं। श्रद्धा जब ईड़ा से कहती है, क्या भाई, श्रद्धा ईड़ा से कहती है कि सिर चढ़ी रही पाए न हृदय, क्या भाई, सिर चढ़ी रही हृदय में जगह नहीं पाई। क्या श्रद्धा के संबंध में नहीं कहा जा सकता था, रस पगी रही पाई न बुद्धि। जब दोनों अलग अलग सताए करके रखी गई, तब एक को दूसरी से शून्य कहना और दूसरी को पहले से शून्य न कहना गड़बड़ में डालता है। पर श्रद्धा में किसी प्रकार की कमी की भावना कवि के कांतिक मधुर भावना के अनुकूल न थी भाई। आगे देखते हैं। छायावाद के कवि दे रखे सभी, और उनकी रचनाएं जो काफी महत्वपूर्ण है उनके विषय में है। यहाँ पे श्रद्धा, करुणा, दया आदि की प्रवृत्ति का कही गई है। जो श्रद्धा है ये करुणा, दया आदि की प्रवृत्ति का कही गई है। दूसरों के दुख का अपना दुख हो जाना ही करुणा है। शुक्ल जी का
करुणा को हृदय का आधा पक्ष मानते हुए लिखते हैं। जो शुक्ल जी वो करुणा को हृदय का आधा पक्ष मानते हुए लिखते हैं। उग्र और प्रचंड भाव भी लोक के मांगलिक विधान के अंग है। हृदय के आधे पक्ष को अलग रखने से केवल कोमल भाव की शीतल छाया के भीतर आनंद का संपन्न देखा जा सकता है। व्यक्त जगत के बीच उसका आविर्भाव और अवस्थान नहीं दिखाया जा सकता। आगे विज्ञान द्वारा प्रकृति के दोहन की बात भी कमायनी में आई है। यांत्रिक जीवन को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार भी दबी सी गूंज 2-3 जगह है। शुक्ल जी कमायनी के विचारात्मक आधार को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं। क्या लिखते हैं देखते हैं। यह काव्य बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से पूर्ण है। काफी महत्वपूर्ण कथन है। इसका विचारात्मक आधार और अर्थभूमि केवल इतनी ही है कि श्रद्धा या विश्वासमयी रागात्मिकता वृत्ति ही मनुष्य को इस जीवन में शांति में आनंद का अनुभव और चारों ओर प्रसार करती हुई कल्याण मार्ग पर ले जाती है और निर्विशेष आनंद धाम तक पहुंचाती है। ईड़ा या बुद्धि मनुष्य को सदा चंचल रखती है। ठीक है, ईड़ा या बुद्धि क्या है? मनुष्य को सदा चंचल रखती है। अनेक प्रकार के तर्क वितर्क और निर्मम कर्म जाल में फंसाए रहती है और तृप्ति या संतोष के आनंद से दूर रखती है। इच्छा कर्म और ज्ञान के सामंजस्य के अभाव में जीवन में विषमता आती है। अंत में कमायनी की सीमा का उल्लेख करते हुए लिखते हैं, यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक न होती तो इस काव्य के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप में चित्रित होती। यदि हम इस विशद काव्य की अंतर योजना पर ध्यान न दें, समष्टि रूप में कोई सन्निविष्ट प्रभाव न ढूंढे, श्रद्धा काम लज्जा ईड़ा इत्यादि को अलग अलग ले तो हमारे सामने बड़ी रमणीय चित्रमयी कल्पना अभिव्यंजना की अत्यंत मनोरम पद्धति आती है। इस प्रकार प्रसाद जी प्रबंध क्षेत्र में भी छायावाद की चित्र विधान और लाक्षणिक शैली की सफलता की आशा बांधे गए हैं। अब सुमित्रानंदन पंत ये भी छायावादी कवि हैं। देख लेते हैं। वीणा की कविताओं में गीतांजलि का प्रभाव कुछ अवश्य लक्षित है। ठीक है, जो वीणा है किसके? सुमित्रानंदन पंत की कविता है। ठीक है, इसमें क्या है? वीणा की कविताओं में गीतांजलि का प्रभाव कुछ अवश्य लक्षित होता है। ध्यान रखना। उनकी जो एक बड़ी विशेषता है, प्रकृति के सुंदर रूपों की आह्लादमयी अनुभूति, वह वीणा में कई जगह पाई जाती है। सौंदर्य का आहवदा उनकी कल्पना को उत्तेजित करके ऐसे अप्रस्तुत रूपों की योजना में अप्रवृत्त करता है, जिनके प्रस्तुत रूपों की सौंदर्य अनुभूति के प्रसार के लिए अनेक मार्ग से खुले जाते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है सुमित्रानंदन पंत के विषय में। वीणा के उपरांत ग्रंथि है। जो वीणा इनकी रचना है, उसके बाद ग्रंथि रचना आती है। असफल प्रेम की है। इसमें एक छोटे से प्रेम प्रसंग का आधार लेकर युवक कवि ने प्रेम के आनंद भूमि में प्रवेश फिर चिर विषाद के गत में पतन दिखाया है। प्रसंग की कोई नई उद्भावना नहीं। पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है। ये पेपर में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना कौन सी है? पल्लव है। इसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस का तथा पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत चढ़ा बढ़ाकर प्रदर्शन है। इसमें चित्रमयी भाषा, लाक्षणिक वैचित्र्य, अप्रस्तुत विधान इत्यादि विशेषताएं प्रचुर परिणाम में भरी सी पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत से मिलते हैं। इसमें वीणा और पल्लव में भी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कहीं कहीं आरोप और अध्यवसान, व्यर्थ और असक्त, केवल चमत्कार और वक्रता के लिए रखे प्रतीत होते हैं। जैसे नयनों के बाल, आंसू, बाल शब्द जोड़ने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। जैसे मधुबाल, मधुपों के बाल शब्द का मनमाने लिंगों में प्रयोग भी प्राय मिलता है। कहीं कहीं वैचित्र्य के लिए एक ही प्रयोग में दो लक्षणाएं गुंफित पाई जाती है, अर्थात एक लक्षार्थ से फिर दूसरे लक्षार्थ पर जाना पड़ता है। जैसे मरम पीड़ा के हास में पहले हास का अर्थ लक्षणा द्वारा वृद्धि या विकास लेना पड़ता है। फिर यह जानकर कि सारा संबोधन कवि अपने या अपने मन के लिए करता है, हमें सारी पदावली का उपादान लक्षणा द्वारा लक्षार्थ लेना पड़ता है। हे बड़ी हुई मरम पीड़ा समझने वाले मन। इसी प्रकार कहीं कहीं दो अप्रस्तुत भी एक ही उलझे हुए पाए जाते हैं। जैसे
अरुण कलियों से कोमल घाव। पहले घाव के लिए वर्ण के सादृश्य और कोमलता के साधम्य से कली की उपमा दी गई है, पर घाव स्वयं अप्रस्तुत या लाक्षणिक है और उसका अर्थ है कसकती हुई स्मृति। इस तरह एक अप्रस्तुत लाकर फिर उस प्रस्तुत के लिए दूसरा अप्रस्तुत लाया गया है। वे पल्लव के भीतर उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन, बादल आदि रचनाएं देखने से पता चलता है कि यदि छायावाद के नाम से एक वाद न चल गया होता तो पंत जी स्वच्छंदता की शुद्ध स्वाभाविक मार्ग पर ही चलते भी। उन्हें प्रकृति का और सीधे आकर्षित होने वाला, उसके खुले और चिरंतन रूपों के बीच खुलने वाला हृदय प्राप्त था। यही कारण है कि छायावाद शब्द मुख्यतः शैली के अर्थ में, चित्र भाषा के अर्थ में ही उनकी रचनाओं पर घटित होता है। रहस्यवाद की रूढ़ियों के रमणीय उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उनकी प्रतिभा बहुत कम प्रवृत्त हुई। आगे है कलावाद के प्रभाव से जिस सौंदर्यवाद का चलन यूरोप के काव्य क्षेत्र के भीतर हुआ, उसका पंत जी पर पूरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कई स्थानों सौंदर्य जीवन को अपने जीवन की साधना कहा है। प्रकृति चित्रण के संबंध में लिखा है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है ये। छायावाद के भीतर सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। प्रकृति के अत्यंत रमणीय खंड के बीच उनके हृदय ने रूप रंग पकड़ा है, पर प्रकृति के बीच उसके गूढ़ और व्यापक सौहार्द तक ग्रीष्म की ज्वाला से संतप्त चराचर पर उसकी छाया के मधुर स्निग्ध शीतल प्रभाव तक, उसके दर्शन से तृप्त कृषकों के आशापूर्ण उल्लास तक कवि ने दृष्टि नहीं बढ़ाई है। आरोप विधायनी कल्पना की अपेक्षा प्रकृति के बीच किसी वस्तु के गूढ़ और अगूढ़ संबंध प्रसार का चित्रण करने वाली कल्पना अधिक गंभीर और मार्मिक होती है। रहस्यवाद के संबंध में लिखा है, पंत जी की रहस्य भावना प्राय स्वाभाविक ही रही। वाद का सांप्रदायिक स्वरूप उसने शायद ही कहीं ग्रहण किया हो। पंत जी की रहस्य भावना स्वाभाविक है। आगे देखते हैं पंत जी की जो रचनाएं हैं इनके विषय में ही है भाई, ठीक है, देख लेते हैं आगे। इसको यहाँ से छोड़ देते हैं, यहाँ से देखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पंत जी की स्वाभाविक रहस्य भावना को प्रसाद और महादेव वर्मा की सांप्रदायिक रहस्य भावना से भिन्न समझना चाहिए। उस अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम की व्यजना में भी कवि ने प्रिय और प्रेमिका का स्वाभाविक पुरुष स्त्री भेद रखा है। प्रसाद जी के समान दोनों को पुल्लिंग रखकर फारसी या सूफी रूढ़ी का अनुसरण नहीं किया है भाई। आगे सुमित्रानंदन पंत की रचना है परिवर्तन। पल्लव के अंत में पंत जी जगत के विषम परिवर्तन के नाना दृश्य सामने लाए। इसकी प्रेरणा शायद उनके व्यक्तिगत जीवन की किसी विषम स्थिति की है। जगत की परिवर्तनशीलता मनुष्य जाति के चिरकाल से शुद्ध करती आ रही है। परिवर्तन संसार का नियम है। यह बात स्वतः सिद्ध होने पर भी सदस्यों और कवियों का मर्म स्पर्शी करती है और करती रहेगी, क्योंकि इसका संबंध जीवन के नित्य स्वरूप से है। जीवन के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश के कारण कवि कल्पना को कोमल, कठोर, मधुर, कटु, करुण, भयंकर कई प्रकार की भूमियों पर बहुत दूर तक एक संबंध धारा के रूप में चलना पड़ा है। काव्य में चित्रमय भाषा सर्वत्र अनिवार्य नहीं। सृष्टि के गूढ़ अगूढ़ मार्मिक तथ्यों के चयन द्वारा भी किसी भावना को मर्म स्पर्शी स्वरूप प्राप्त होता है। इसका अनुभव शायद पंत जी को इस एक धारा में चलने वाली लंबी कविता के भीतर हुआ है। फिर गुंजन इनकी है रचना। गुंजन में हम कवि का जीवन क्षेत्र के भीतर प्रवेश ही नहीं, उसकी काव्य शैली को भी अधिक संयत और व्यवस्थित पाते हैं। अभी गुंजन जो इनकी रचना है उसके अंतर्गत। फिर है युगांत। युगांत में हम देश के वर्तमान जीवन में उठे हुए स्वरों की मीठी प्रतिध्वनि जगह जगह पाते हैं। कहीं परिवर्तन की प्रबल आकांक्षा है, कहीं श्रमजीवियों की दशा की झलक है, कहीं तर्क वितर्क छोड़ श्रद्धा विश्वास पूर्वक जीवन पथ पर साहस के साथ बढ़ते चलने की ललकार है, कहीं बापू के प्रति श्रद्धांजलि है भाई युगांत में। युगांत में कवि को हम केवल रूप रंग, चमक दमक, सुख सौरभ वाले सौंदर्य से आगे बढ़कर जीवन के सौंदर्य की सत्याश्रित कल्पना में प्रवृत्त पाते हैं। युगांत में कवि की वाणी में लोक मंगल की आशा,
आकांक्षा के साथ घोर परिवर्तनवाद का स्वर भी रहा है। साथ ही वाद की लपेट से अपनी वाणी को कवि ने एक प्रकार से मुक्त कर लिया है। चित्र भाषा और लाक्षणिक वैचित्र्य के अनावश्यक प्रदर्शन की वह प्रवृत्ति अब नहीं जो भाषा और अर्थ की स्वाभाविक गति में बाधक हो। आगे देखते हैं भाई, पंत के व्यक्तित्व का विकास काफी महत्वपूर्ण है, इसमें से पेपर में पूछा जाता है। पल्लव में कवि अपने व्यक्तित्व के घेरे में बंधा हुआ, गुंजन में कभी कभी उसके बाहर और युगांत में लोग के बीच दृष्टि फैलाकर आसन जमाता हुआ दिखाई पड़ता है। पंत के व्यक्तित्व का विकास भी है। गुंजन तक वह जगत से अपने लिए सौंदर्य और आनंद का चयन करता प्रतीत होता है। युगांत में आकर वह सौंदर्य और आनंद का जगत में पूर्ण प्रसार देखना चाहता है। आगे है, कवि की सौंदर्य भावना अब व्यापक होकर मंगल भावना के रूप में परिणित हुई। अब तक कवि लोक जीवन के वास्तविक शीत और ताप से अपने हृदय को बचाता सहता रहा है। अब उसने अपना हृदय खुले जगत के बीच रख दिया है कि उस पर उसकी गतिविधि का सच्चा और गहरा प्रभाव पड़े। अब वह जगत और जीवन में जो कुछ सौंदर्य माधुर्य प्राप्त है, अपने लिए उसका सत्वक बनाकर तृप्त नहीं हो सकता। अब वह दुख पीड़ा अन्याय अत्याचार के अंधकार को फाड़कर मंगल ज्योति फूटती देखना चाहता है। मंगल का अमंगल के साथ वह संघर्ष देखना चाहता है जो गत्यात्मक जगत का कर्म सौंदर्य है। आगे है, युगवाणी में तो वर्तमान जगत में सामाजिक व्यवस्था के संबंध में प्राय जितने वाद जितने आंदोलन उठे सबका समावेश किया गया। इन वादों को लेकर चले हुए आंदोलन में कवि को मानवता के नूतन विकास का आभास दिखाई पड़ता है। वर्तमान पाश्चात्य साहित्य क्षेत्र की एक रूढ़ि के मेल में है। यहाँ पर देखते हैं पंत जी के विषय में है, काफी महत्वपूर्ण है। पंत जी की रुचि समाजवाद और गांधीवाद दोनों के प्रति दिखी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद है। ठीक है, लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद है पंत जी को, और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की बातें पसंद है। कवि की दृष्टि में सब जीवों के प्रति आत्मभाव ही जीवन जगत की मनुष्यता में परिणति है। मनुष्य की अपूर्णता ही उसकी शोभा है। दुर्बलताओं में से शोभित मनुष्यत्व सुरतव से दुर्लभ है। आगे देखते हैं समाजवाद की बातें, ये देखते हैं। शुक्ल जी अंत में लिखते हैं पंत जी के विषय में, छायावाद के बंधे घेरे से निकलकर पंत जी ने जगत की विस्तृत अर्थभूमि पर स्वाभाविक स्वच्छंद के साथ विचरने का साहस दिखाया है। पंत जी को छायावाद और रहस्यवाद से निकलकर स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर बढ़ते देख हमें अवश्य संतोष होता है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत के विषय में। अब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनके छायावाद के 4 स्तंभ हैं, चारों के चारों यहाँ पे बताए गए हैं। इनके विषय में जो बातें हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनको देखते हैं। छायावाद ने बंगला की देखा देखी अंग्रेजी ढंग की प्रगति पद्धति का अनुसरण किया। प्रगति पद्धति में नाच सौंदर्य की ओर अधिक ध्यान रहने से संगीत तत्व का अधिक समावेश देखा जाता है। परिणाम यह होता है कि सम्मिलित अर्थ की ओर झुकाव कम हो जाता है। हमारे यहाँ संगीत राग रागनियों में बंधकर चलता आया है, पर यूरोप में उस्ताद लोग तरह तरह की स्वर लिपियों की अपनी नई नई योजनाओं का कौशल दिखाते हैं। आगे देखते हैं भाई, बस थोड़ा सा रह गया, महादेवी वर्मा जी रहते हैं, इसके बाद अपनी क्लास कंप्लीट हो जाएगी भाई। संगीत के अंग्रेजी ढंग की नकल पहले बांग्ला में शुरू हुई। इस नए ढंग की ओर निराला जी सबसे अधिक आकर्षित हुए और अपने गीतों में उन्होंने उसका पूरा जौहर दिखाया। एक तो खड़ी बोली, दूसरे स्वरों की घटती बढ़ती के साथ मात्राओं का स्वेच्छानुसार विभाग। इसके कारण गवैयों की जबान को सख्त परेशानी हुई भी सख्त है। हाँ जी, यह बात निराला जी ने अपने आप महसूस की है। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुंफित पदवलरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकती है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में है। निराला जी की शैली कुछ अलग रही। उसमें लाक्षणिक वैचित्र्य का उतना आग्रह नहीं पाया जाता जितना पदावली की तड़क भड़क और पूरे वाक्य के विलक्षण
का है। सबसे अधिक विशेषता आपके पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता है। कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मझोला देखकर बहुत से लोग रबर छंद, केचुआ छंद आदि कहने लगे हैं भाई। बेमेल चरणों की विलक्षण आजमाइश इन्होंने सबसे अधिक की है। किसने? निराला जी ने। आगे है, निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्सम पदावली में जड़ी हुई होती है, जिसका नमूना राम की शक्ति पूजा में मिलता है। इनकी भाषा में व्यवस्था की कमी प्राय रहती है। ठीक है, इससे अर्थ व भाव व्यक्त करने में वह कहीं कहीं बहुत ढीली पड़ जाती है। वह बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है भाई। एक ये कथन किसका? ये सारे के सारे कथन रामचंद्र शुक्ल जी के हैं भाई। बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधन अरुचिकर है, उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी है। आगे निराला की रचनाओं में रहस्यवाद। जो निराला जी हैं, इनकी रचनाओं में रहस्यवाद को देख लेते हैं। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। रहस्यवाद से संबंध रखने वाली निराला जी की रचनाएं आध्यात्मिकता का वह रूप लेकर चली जिसका विकास बंगाल में हुआ। अद्वैतवाद के वेदांती स्वरूप को ग्रहण करने के कारण इनकी रहस्यात्मक रचनाओं में भारतीय दार्शनिक निरूपणों की झलक जगह जगह मिलती है। इन विशेषताओं को छोड़ दे तो इनकी रहस्यात्मकता कविताएं उसी प्रकार माधुर्य भावना को लेकर चली है जिस प्रकार छायावादी कवियों की कविताएं भाई। महादेव वर्मा के विषय में देख लेते हैं। ठीक है, और छायावाद की ये लास्ट कवित्री है भाई। इसके बाद अपना ये कंप्लीट हो जाएगा प्रकरण 4। और प्रकरण 4 के अंतर्गत जो जो लेखक रखे गए हैं, कवित्रियां हैं, उनको आपको ध्यान में रखना और क्या कुछ कथन कहे गए हैं ये भी ध्यान में रखना है। महादेव वर्मा को करेंगे। छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल अर्थ क्या है? रहस्यवाद लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली महादेवी वर्मा ही है। महादेवी जी की रहस्यवाद के भीतर रही। ठीक है, महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही। पंत प्रसाद निराला इत्यादि कवि प्रतीक पद्धति या चित्र भाषा शैली की दृष्टि से ही छायावादी कहलाए भाई। आगे है, रहस्यवाद के भीतर आने वाली रचनाएं तो थोड़ी या बहुत सभी ने उक्त पद्धति पर की, पर उनकी किनकी भाई? महादेव वर्मा की शब्द कला, वासनात्मक प्रणयोद्गार, वेदना विवृत्ति, सौंदर्य संगठन, मधुचर्या, अतृप्ति व्यंजन इत्यादि में अधिकतर नियुक्ति रही। जीवन के अवसाद, विषाद और नैराश्य की झलक भी उनके मधुमेह गानों में मिलती है। आगे देखते हैं। उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावना छूट छूट कर झलक मारती रहती है। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती है, उसके आगे मिलन सुख को भी वे कुछ नहीं गिनती। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूति सामने रखी है जो लोकोत्तर है, कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूति है और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है, यह नहीं कहा जा सकता। गीत लिखने में ऐसी सफलता महादेवी जी को हुई, वैसी और किसी को नहीं। न तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और प्रांजल प्रभाव और कहीं मिलता है, न हृदय की ऐसी भंगी। जगह जगह ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है। ठीक है, तो भाई इसी के साथ ही हमारा जो प्रकरण 4 है वो कंप्लीट होता है। आगे हम आधुनिक काव्य कविता संबंधी प्रमुख तथ्य करेंगे, यानी भारतेंदु पूर्व काव्य धारा जो है ये क्लास हम कल करेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ भाई आज आपको ये क्लास पसंद आई होगी। प्रकरण 4 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करो। ठीक है, और आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।